हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेंटेनेंस अंडर सीआरपीसी। ओके, तो ये है आपका चैप्टर नंबर 9 में फ्रॉम सेक्शन 125 टू 128। तो अब हम देखते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि सीआरपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है। ओके, सीआरपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है, बट सीआरपीसी में कुछ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स भी हैं। ठीक है, कुछ सब्सटैंटिव राइट भी प्रोवाइड कराता है सीआरपीसी, जिसका एक एग्जांपल मेंटेनेंस खुद है। ठीक है, अदर जो है वो अपील है, फिर सेक्शन 97 है, मिनी हेबियस कॉर्पस जिसे हम कहते हैं। तो वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। बेसिकली अभी हमारा टॉपिक है मेंटेनेंस। तो सीआरपीसी बीइंग प्रोसीजरल लॉ वो कुछ सब्सटैंटिव राइट्स भी प्रोवाइड कराता है, जो कि मेंटेनेंस उसमें से एक है। ठीक है, अब देखिए जो प्रोविज़न मैंने आपको बताया कि 125 से लेके 128 है। ये जो मेंटेनेंस की जो प्रोसीडिंग है, ये एक स्पीडी इफ़ेक्टिव रेमेडी है, क्योंकि जब जो हमारी सीआरपीसी है 1973 की, वो बेस्ड है 41st रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन। और जब ये रिपोर्ट सबमिट हुई तो उसमें यही बात कही गई थी, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि कुछ प्रोविजंस ऐसे होने चाहिए जो स्पीडी इफ़ेक्टिव रेमेडी हो। ठीक है, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए मेंटेनेंस को एक स्पीडी प्रोसीडिंग रखा गया। और जब आप यहाँ पे जो प्रोसीडिंग जब चलती है तो कोर्ट जो है वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में एकदम डिटेल में डिस्कस नहीं करता, क्योंकि फिर वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, और मेंटेनेंस क्योंकि एक स्पीडी रेमेडी है, तो यहाँ पे जो है प्रेमा फसाई जो केस बन रहा होगा उसके हिसाब से मेंटेनेंस ऑर्डर पास होता है। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए, अब पहले ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या मेंटेनेंस टर्म जो है वो सीआरपीसी में कहीं डिफ़ाइन है, तो इसका आंसर है नहीं। ठीक है, आपको कहीं भी मेंटेनेंस टर्म जो है सीआरपीसी में डिफ़ाइन नहीं मिलेगा। बट बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मेंटेनेंस टर्म को एक नैरो इंटरप्रिटेशन देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, केवल रोटी कपड़ा मकान से आप सीमित नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक पर्सन की अपने हिसाब से अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो वो जो उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान के लिए जीने के लिए सब चीज़ें सिमिलर हों। ठीक है, सबके लिए अलग अलग होती हैं। तो उस हिसाब से उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेंटेनेंस ऑर्डर पास किया जाना चाहिए। दूसरा, मैंने जो आपको स्कोप बताया कि ये एक स्पीडी रेमेडी है, तो यहाँ पे प्रेमा फेसाई केस देखा जाता है। ठीक है, कोर्ट जो है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के उसमें डिटेल्स में नहीं जाता है। ठीक है, फिर एक केस था जिसका नाम था नानक चंद्रा वर्सेस चंद्र किशोर 1969 का, जिसमें ये कहा गया था कि सेकुलर इन रिलीजन है और ये सारे धर्मों पे इक्वली एप्लीकेबल होता है। फिर उसके बाद एक लैंडमार्क केस आया जिसका नाम था शाहबानो। उस केस में भी यही बात किया गया कि सेकुलरिज्म है ये नेचर में। खैर, उसके बाद उसको काउंटर करने के लिए मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट आ गया था, वो हम बाद में देखेंगे। तो इस पे ये था कि बेसिकली जो ओवरऑल यही बात कही गई कि 125 सेकुलर इन नेचर है, और यहाँ हिंदू मुस्लिम वाइफ दोनों, वाइफ शब्द की बात कर रही हूँ मैं, दोनों जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। ओके, तो अब हम प्रोविजंस देख लेते हैं। 125 से लेके 128 तक है। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि मेंटेनेंस मांगता कौन है। ठीक है, तो मेंटेनेंस सबसे पहले जो हमको जो टर्म याद आती है वो है वाइफ। ठीक है, वाइफ सबसे पहले हम सबको याद आता है कि वाइफ मेंटेनेंस क्लेम करती है। दूसरा है कि लेजिटिमेट इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड। ठीक है, माइनर चाइल्ड हो, भले इलेजिटिमेट हो लेजिटिमेट हो, कोई भी हो, वो जो है अपने पेरेंट्स से, अपने फादर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। ठीक है, इस माइनर चाइल्ड में अनमैरिड डॉटर या मैरिड डॉटर दोनों इंक्लूडेड है। फिर है लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट मेजर चाइल्ड। ठीक है, जो फिज़िकली या मेंटली डिसेबल है, बट यहाँ पे मैरिड डॉटर नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि मैरिड डॉटर को मेंटेन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसके हस्बैंड की होती है। अब बात आती है जो वाइफ टर्म है, ये केवल लीगली वेडेड वाइफ को ही इंक्लूड करता है, यानी जिसकी शादी वैलिड रही हो। वॉइड मैरिजेस की जो विमेन होती हैं
क्योंकि उनको वाइफ़ का दर्जा मिलता नहीं, इसलिए मैं वुमेन टर्म यूज़ कर रही हूँ। उन्हें वाइफ़ का दर्जा नहीं मिलता है। वाइफ़ का दर्जा केवल लीगली मैरिड, जो लीगली वैलिड मैरिजेज़ होती हैं उनमें जो विमेन होती हैं उन्हें वाइफ़ का दर्जा मिलता है। तो विमेन जो वॉइड मैरिजेस से हैं, या अगर कोई वॉइडेबल मैरिज थी जिसमें डिक्री ऑफ नलिटी पास करा ली गई है, तो उस तरीके की मैरिजेस से जो विमेन है वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो ये बात कही गई थी यमुना बाई वर्सेस अंतरा राव के केस में। अब अगर आप एक्सप्लेनेशन देखें इसका, तो ये कहता है कि जो डिवोर्स वाइफ है, लीगली वेडेड वाइफ में डिवोर्स वाइफ भी आती हैं अनटिल एंड अनलेस वो दोबारा शादी ना कर लें। ठीक है, फिर एक टॉपिक है कि क्या जो लिविंग रिलेशनशिप में जो फीमेल होती है क्या वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तो ये इसका जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट ने। एक केस था जिसका नाम था डी वेलुसामी वर्सेस डी पटचियमल। ठीक है, डी वेलुसामी वर्सेस डी पटचियमल। इसमें कोर्ट ने एक नया अप्रोच लाया और कहा कि अगर लिविंग रिलेशनशिप में कोई पार्टनर्स रह रहे हैं और उनके बीच में एक जो रिलेशन है वो बिल्कुल हस्बैंड एंड वाइफ जैसा है। ओके, हस्बैंड एंड वाइफ इन अ सेंस कि जैसे वो समाज में जैसे हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, एक दूसरे को अपना वाइफ या हस्बैंड कह के इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उनका रिलेशनशिप बिल्कुल वैसे ही है। वो काफ़ी लंबे टाइम से साथ रह रहे हैं। ठीक है, उनके बीच में काफ़ी लंबे टाइम से कोहिबिशन है। उनकी जो एज है वो बिल्कुल लीगल है शादी करने के लिए। तो अगर ये सारी कंडीशंस फुलफ़िल होती हैं तो जो लिविंग रिलेशनशिप में जो महिला है वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। अब अगर मैंने मुस्लिम लॉ में आपको बताया था, जब मैं मुता मैरिज पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि जो मुता मैरिज की जो वाइफ होती है, ठीक है, वो मेंटेनेंस नहीं क्लेम कर सकती है मुस्लिम लॉ में। उसको मेंटेनेंस का राइट नहीं है, मगर उसको सीआरपीसी के सेक्शन 125 में मेंटेनेंस का राइट है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मेंटेनेंस ग्रांट कौन करता है, यानी किसको पावर दी गई है। तो ये पावर दी गई है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अब है कि एक टर्म आता है इसमें इंटरिम मेंटेनेंस। अब इंटरिम मेंटेनेंस क्या होता है? अब मान लीजिए दो पार्टीज़ हैं, पिटिशनर है, रिस्पोंडेंट है। तो जिसने रिस्पोंडेंट, मान लीजिए जो भी पिटिशनर है वो काफ़ी गरीब है, ठीक है, जो भी हो, वाइफ है या फादर मदर या चिल्ड्रन जो भी हैं, काफ़ी गरीब है और वो अपने डे टू डे जो वहाँ पे कोर्ट आने जाने का खर्चा है वो नहीं उठा पा रहे हैं। तो इन दैट केस जो है कोर्ट एक इंटरिम मेंटेनेंस भी पास करती है, जो जिस दिन एप्लीकेशन फ़ाइल की गई है इंटरिम मेंटेनेंस के लिए उसके 60 डेज़ के अंदर डिस्पोज ऑफ कर देनी चाहिए। अब बात आती है कि मेंटेनेंस देगा कौन, मतलब ग्रांट तो मजिस्ट्रेट करता है, मगर मेंटेनेंस किससे लेके दिया जाएगा? तो ये आंसर आपको मिलेगा 125 क्लॉज 1 में, जो कहता है मान लीजिए कोई फादर है, कोई सन है या कोई हस्बैंड है जिसके पास सफिशेंट मीन्स है, फिर भी वो विलफुली नेग्लेक्ट करता है अपनी वाइफ, अपने चाइल्ड या अपने पेरेंट्स को मेंटेन करने के लिए, तो यहाँ पे उस पर्सन को बाउंड किया जा सकता है कि वो अपने पेरेंट्स को या फिर वाइफ को या अपने चिल्ड्रन को मेंटेन करे। ठीक है, अब बात आती है कि मेंटेनेंस ऑर्डर आया, वो जो अलाउंसेस जो उसमें मिलेंगे वो किस दिन से मिलेंगे। तो या तो जिस दिन जो ऑर्डर जिस दिन पास हुआ है उस दिन से, या अगर कोर्ट को सही लगे तो जिस दिन एप्लीकेशन फ़ाइल हुई थी तो उस दिन से भी किया जा सकता है। अब कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें वाइफ डिसएंटाइटल हो जाती है मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए, जैसे अगर वो अडल्ट्रस लाइफ जी रही हो, ठीक है, मान लीजिए वो बिना किसी सफिशिएंट कॉज से अपने हस्बैंड से दूर रह रही हो, या अगर वो म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रही हो, तो इन दैट केस शी इज़ नाउ नॉट अलाउड टू क्लेम दी मेंटेनेंस। बट एक केस है जिसमें ये कहा गया कि मान लीजिए हस्बैंड जो है, अगर एक ही घर में हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं और हस्बैंड अपनी वाइफ के प्रेजेंट में कोई मिस्ट्रेस ला के रख दे, तो ये एक क्रूएलिटी है विमेन के उसके अगेंस्ट। तो यहाँ पे विमेन के पास एक सफिशिएंट रीज़न है अपने हस्बैंड से दूर रहने का और वो यहाँ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। अब बात आती है कि क्या कोर्ट जो है, अगर आप सेक्शन नंबर पहले हम 126 देखते हैं, प्रोसीजर की बात करता है। तो प्रोसीजर ये है कि कहाँ पे इसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। तो जहाँ भी लास्ट टाइम या जो भी हस्बैंड थे या सन थे या जो लास्ट टाइम उन्होंने जहाँ रिसाइड किया, या लास्ट टाइम जहाँ हस्बैंड ने या वाइफ ने रिसाइड किया, या लास्ट टाइम जो वो जो रिस्पोंडेंट है उसने अपनी वाइफ के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ या अपने बच्चों के साथ जहाँ भी लास्ट टाइम रहा, वहाँ पे इसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है। अब सेक्शन 127 बात करता है ऑल्टरेशन की, यानी कि
एक बार अगर मेंटेनेंस ऑर्डर पास हो गया तो उसमें क्या आगे चेंजेस किए जा सकते हैं, कि बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है। तो 127 का बात करता है कि मान लीजिए कुछ परिस्थितियों में चेंजेस आ गए, ठीक है। मान लीजिए ऐसा हो गया कि भाई जो रिस्पोंडेंट था अब खुद ही उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो खुद ही को नहीं मेंटेन कर पा रहा है, तो इन दैट केस जो है कोर्ट जो है कुछ ऑल्टरेशन कर सकता है मेंटेनेंस ऑर्डर में, ठीक है। फिर मान लीजिए अगर डिवोर्स वाइफ थी, उसने दोबारा शादी कर ली, ओके, या फिर अगर विमेन को उसके पर्सनल लॉ के हिसाब से एक ही बार जो है वो जो भी उनके पर्सनल लॉ में अमाउंट मिलता है वो एक ही बार मिल जाए, या फिर अगर वाइफ ने वॉलंटरली अपने राइट को सरेंडर कर दिया है, तो इन सब सिचुएशन में मेंटेनेंस ऑर्डर में ऑल्टरेशन किया जा सकता है। अब इसका लास्ट सेक्शन है वो है 128, जो बात करता है कि एनफोर्समेंट ऑफ द मेंटेनेंस ऑर्डर। अब अगर जहाँ मान लीजिए हस्बैंड के अगेंस्ट जो है मेंटेनेंस ऑर्डर पास किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे उस जहाँ पे भी हस्बैंड पाया जाएगा, ठीक है, जहाँ जिसके भी अगेंस्ट, इट्स नॉट ओनली हस्बैंड, मान लीजिए जिस पर्सन के अगेंस्ट मेंटेनेंस ऑर्डर पास किया गया है, जहाँ पे भी वो पाया जाएगा वहाँ पे इस ऑर्डर को एनफोर्स कराया जा सकता है, ओके। अब हम इसके रिगार्डिंग कुछ इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लेते हैं। तो अगर आप आर्टिकल 15 क्लॉज 3 देखेंगे तो सीआरपीसी का जो ये मेंटेनेंस प्रोविज़न है दैट इज़ इन कन्फर्मिटी विद द आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविज़न फॉर द विमेन एंड चिल्ड्रन। यानी कि इस प्रोविज़न को ध्यान में रखते हुए मेंटेनेंस प्रोविज़न है, ओके। अब अगर अदर लॉ में हम मेंटेनेंस का प्रोविज़न देख ले तो हिंदू मैरिज एक्ट में आपको सेक्शन 24 और 25 मिल जाएंगे। फिर है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में 18, 19 एंड 20 है, ओके। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं देख लूँ, ओके, ये सेकुलर है। शाबानो के केस में कहा गया कि सीआरपीसी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन सब पे एप्लीकेबल है, ओके। तो ये जो भी मोटी मोटी बात थी मैंने आपको बता दिया। आप एक बार इसको बेयर एक्ट को रीड करके इसको चाहो तो आराम से इसका शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। कुछ एक लीडिंग केस है इसमें जो 2019 का है, मैं वो आपको नाम बता देती हूँ, आप लिख लेना। इसका नाम है शोमे निखिल दनानी वर्सेस तान्या दनानी, ओके। ये मैंने लाइव लॉ पे देखा था। शोमे